नमस्कार। आज हम सब मिलकर इंसान के बर्ताव की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? कैसे कुछ लोग दूसरों पर इतना असर डाल पाते हैं और कुछ बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? और हमारी भावनाएं, जिन्हें हम सोचते हैं कि हमने काबू में रखा है, वो असल में हमारे फैसलों पर कितना राज करती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत गहरे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने रॉबर्ट ग्रीन की जानी मानी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की एक डिटेल्ड समरी को देखा है, उसे खंगाला है। बिल्कुल। और मकसद सिर्फ दूसरों को बेहतर समझना नहीं है, बल्कि खुद के अंदर छुपी उन ताकतों को पहचानना भी है जो हमें अनजाने में चलाती रहती हैं। सही कहा। देखिए, ग्रीन का जो बुनियादी तर्क है वो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में एक तरह से नींद में चलते हैं। नींद में? हाँ, मतलब हमें ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि हमें या हमारे आसपास के लोगों को असल में क्या चीज मोटिवेट करती है। हम खुद को बड़ा लॉजिकल समझते हैं, तर्कसंगत मानते हैं। हाँ, ये तो है। पर सच्चाई ये है कि हम बहुत गहरे जज्बातों वाले प्राणी हैं। जलन, डर, इनसिक्योरिटी, इच्छाएं, ये सब हमें पर्दे के पीछे से चलाती हैं। तो ग्रीन का काम एक तरह से हमें जगाने जैसा है। वो चाहते हैं कि हम इंसानी फितरत को वैसे देखें जैसी वो है, न कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। और लोगों की इस गहरी समझ से ना एक ताकत मिलती है। दूसरों को चलाने या मैनिपुलेट करने की ताकत नहीं, अच्छा। बल्कि अपनी जिंदगी को ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा समझदारी से जीने की ताकत। जैसा ग्रीन खुद लिखते हैं, दूसरों को गहराई से जानने से आप परम शक्ति प्राप्त करते हैं, वास्तविकता को ही प्रभावित करने की शक्ति। अरे वाह, ये तो काफी गहरा विचार है, दिलचस्प। तो चलिए इस समझ के सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं उस ताकत से जो शायद सबसे ज्यादा हमें काबू में रखती है, हमारी अपनी भावनाएं। ग्रीन इसे कहते हैं तर्कहीनता का नियम, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। हाँ, हम सब सोचना पसंद करते हैं कि भाई हम तो बड़े लॉजिक से चलते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। पर ग्रीन कहते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले, चाहे बड़े हों या छोटे, असल में भावनाओं की लहरों पर टिके होते हैं। डर, गुस्सा, प्यार, जलन, मतलब ये सब। हाँ, और ये अक्सर इतना सबकॉन्शियस होता है, इतनी गहराई में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा। हाँ, हम बाद में अपने जो भावनात्मक फैसले होते हैं ना, उनको तर्क का जामा पहना देते हैं, जैसे मैंने इसलिए किया क्योंकि। ग्रीन की एक चेतावनी भी है। क्या? वो कहते हैं, आप खुद को अपने भाग्य के नियंत्रण में कल्पना करना पसंद करते हैं, लेकिन आप गुप्त रूप से अपनी भावनाओं द्वारा शासित होते हैं। ये मानना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, ये मानना तो मुश्किल है कि हमारा खुद पर उतना कंट्रोल नहीं जितना हम सोचते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर भावनाएं इतनी हावी हैं, तो क्या हम बस उनके गुलाम बनकर रह जाएं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन कहते हैं कि पहला कदम है अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानना। पहचानना कैसे? बस गौर करना, उन्हें दबाना नहीं। जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे इस बात से जलन हो रही है, तो आप उस भावना और अपने बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं। जब आप प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल रुकना सीखते हैं ना, तो भावना का आप पर जो कब्जा होता है वो कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है, खुद पर काबू पाना दूसरों को समझने की पहली सीढ़ी है। ये तो आत्म जागरूकता की बात हुई, सेल्फ अवेयरनेस। और यहीं से शायद ग्रीन का अगला नियम जुड़ता है, आत्ममुग्धता का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हाँ, ग्रीन कहते हैं कि हम सब में थोड़ी बहुत नार्सिसिज्म, मतलब आत्मलीनता, होती ही है। हम सब अपनी जरूरतों और इच्छाओं में कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। नुकसानदायक नार्सिसिज्म होता है। हाँ। लेकिन ग्रीन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान खुद पर ही रहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तारीफ करें, हम पर ध्यान दें। ये स्वाभाविक है। पर ग्रीन यहाँ एक उल्टी सी बात कहते हैं, है ना? वो कहते हैं हम सभी ध्यान चाहते हैं, लेकिन कुंजी ये है कि आप अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ें। मतलब ध्यान पाने के लिए ध्यान देना होगा। ये कुछ अजीब नहीं? नहीं, अजीब नहीं, बहुत कारगर है। यहीं पर सहानुभूति, एम्पैथी की ताकत आती है। जिस पल आप सच में ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी दुनिया कैसी दिखती है, आप अचानक ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा असरदार हो जाते हैं। अच्छा। तो ध्यान मांगने के बजाय ध्यान देना सीखें। समझे जाने की मांग करने के बजाय दूसरों को समझने की कोशिश करें। जब आप दूसरों की दुनिया में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं ना, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते हैं। ये बात तो सही है। तो अपनी भावनाओं और अपनी इस सेल्फ सेंटर्डनेस को समझने के बाद अगला कदम शायद ये देखना है
कि लोग बाहरी दुनिया में कैसे पेश आते हैं। यहीं आता है भूमिका निभाने का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हाँ, रोल प्लेइंग। ग्रीन का कहना है कि लोग अक्सर मुखौटे पहनते हैं, मास्क। हाँ, हम सब पहनते हैं किसी न किसी हद तक। काम पर, रिश्तों में, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी लोग अपनी असली भावनाएं, अपने डर या अपने असली इरादे छुपाते हैं। क्यों? ताकि वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य लगे या शायद कुछ हासिल कर सकें। ये एक तरह का परफॉर्मेंस है, एक प्रदर्शन। तो फिर हम असली इंसान को कैसे पहचाने? मतलब अगर सब लोग नकाब पहने हुए हैं तो सच कैसे पता चले? करते हैं खासकर तब जब उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, या जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे उन्हें कोई सीधा फायदा नहीं होने वाला, तब उनका असली रंग दिखता है। पैटर्न देखिए, क्या उनके शब्द और काम मेल खाते हैं? लंबे समय तक देखिए। ये पैटर्न वाली बात दिलचस्प है, और ये हमें ग्रीन के एक और नियम पर लाती है, बाध्यकारी व्यवहार का नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हाँ, ये बहुत जरूरी नियम है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग कैसे एक ही तरह की गलती बार बार दोहराते लगते हैं? जैसे हमेशा गलत किस्म के पार्टनर चुनना या नौकरी में बार बार एक ही तरह की मुसीबत में पड़ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीन का मानना है कि ये अक्सर बचपन के जो अनसुलझे भावनात्मक पैटर्न्स होते हैं ना, उनकी वजह से होता है। बचपन के? हाँ, वो इतने गहरे होते हैं कि हम अनजाने में सबकॉन्शियसली उन्हीं स्थितियों और रिश्तों को अपनी जिंदगी में दोबारा बनाते रहते हैं। ग्रीन लिखते भी हैं, वही नाटक लोगों के जीवन में बार बार प्रकट होता है क्योंकि वे अपने पैटर्न के स्रोत से अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। ओह, तो क्या हम इन पैटर्न के कैदी हैं? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? नहीं, रास्ता है। जागरूकता ही चाबी है, अवेयरनेस। अच्छा। जब आप अपने जीवन के दोहराए जाने वाले पैटर्न पर गौर करते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या आपकी अपनी आदतों में, तो आप उन्हें पहचानना शुरू करते हैं। खुद से सवाल पूछें, ये पैटर्न आ कहाँ से रहा है? ये मुझे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? इस जागरूकता से ही बदलाव की शुरुआत होती है। आप अनजाने में चलने के बजाय फिर सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं। ये अंदरूनी पैटर्न और बाहरी मुखौटों की बात तो हुई, इनके अलावा एक और गहरी भावना है जिसे ग्रीन उजागर करते हैं, लालसा या ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ कवटसनेस या एनवी। हाँ, ईर्ष्या, जलन। ये एक ऐसी भावना है जिसे लोग शायद ही कभी खुलकर मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ईर्ष्या या जलन बहुत छुपी हुई लेकिन बहुत ताकतवर भावना है। ये अक्सर तारीफ या आलोचना के भेष में सामने आती है। तारीफ के भेष में? कैसे? हाँ, जैसे कोई कहे, अरे वाह, तुम्हारी तरक्की हुई, बहुत अच्छा, काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी किस्मत होती। वो तारीफ लग रही है, पर पीछे कहीं ना कहीं जलन छुपी हो सकती है। ग्रीन तो यहाँ तक कहते हैं कि ईर्ष्या आपके सामने आने वाली अधिकांश शत्रुता की जड़ है। बाप रे, ज्यादातर दुश्मनी की जड़? ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, शायद ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगे, पर उनका मतलब ये है कि बहुत सी जो नेगेटिविटी हमें दूसरों से मिलती है, वो असल में उनकी अपनी अंदरूनी असुरक्षा और तुलना की भावना से पैदा होती है। तो अगर कोई हमारी सफलता से जलता है या नेगेटिव होता है, तो हम क्या करें? ग्रीन का सुझाव है कि इसे पर्सनली ना लें। समझने की कोशिश करें कि ये उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। और खुद के अंदर जब आप किसी और की सफलता देखें, तो जलन महसूस करने के बजाय प्रेरणा लें। प्रेरणा? हाँ, पूछे, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। तुलना को सीखने के अवसर में बदलें। ये ईर्ष्या को काबू में रखने और खुद आगे बढ़ने का तरीका है। ये सब समझने के बाद भी कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं, शायद जल्दबाजी के कारण। यहीं ग्रीन अदूरदर्शिता के नियम, मतलब लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस की बात करते हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया में तो सब कुछ तुरंत चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट सफलता, सब कुछ फास्ट। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम अक्सर छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में या तात्कालिक फायदों में या फिर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में इतने उलझ जाते हैं कि बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। सही कहा। ग्रीन चेतावनी देती है कि ये अदूरदर्शिता, ये शॉर्ट टर्म सोच, लंबे समय की सफलता और गहरी समझ को खत्म कर देती है। वो कहती हैं, सबसे मूर्ख लोग वो हैं जो छोटी मोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में समय बर्बाद करते हैं। तो इसका उपाय क्या है? क्या हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए लॉन्ग टर्म सोचने के लिए? नहीं नहीं, नजरअंदाज नहीं करना। भावनाओं को समझना तो जरूरी है, जैसा हमने पहले बात की, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना, खासकर लंबी अवधि के लक्ष्यों के मामले में।
ग्रीन कहती हैं कि जो सच्चे महारथी होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, वो दिनों या हफ्तों में नहीं सोचते, वो सालों और दशकों में सोचते हैं। वो तात्कालिक छोटे फायदे के लिए बड़े लक्ष्य का सौदा नहीं करते। वो शोर पर नहीं, अपने विजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धैर्य और लंबी सोच एक बहुत बड़ी अनदेखी ताकत है। और दूसरों से व्यवहार करते वक्त, खासकर जब हम किसी को कोई सलाह देना चाहें या उन्हें बदलवाना चाहें, तब क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने पहले सहानुभूति की बात की थी। हाँ, और यही रक्षणात्मकता का नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, काम आता है। रक्षात्मकता? हाँ, जब भी लोगों को लगता है कि आप उन पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं या उन्हें सीधे सीधे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, वो अपनी ढाल खड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल, उनकी दीवारें खड़ी हो जाती हैं और वो फिर आपकी बात सुनना बंद कर देते हैं। ये एकदम इंसानी फितरत है। तो अगर हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं या उनकी सोच बदलना चाहते हैं, तो सीधा टकराव, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन काम नहीं करेगा। ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। ग्रीन कहती हैं कि लोगों के अहंकार, उनकी ईगो पर सीधा हमला करने के बजाय उन्हें सहानुभूति से जीतें, उनकी बात ध्यान से सुनें, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। ग्रीन का कहना है, जिस क्षण लोगों को लगता है कि आप उनका न्याय नहीं कर रहे हैं, वे खुल जाते हैं। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वो आपकी बात सुनने और उस पर विचार करने को तैयार होते हैं। सवाल पूछकर उन्हें खुद नतीजे तक पहुंचने में मदद करें, बजाय इसके कि आप उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। ये सब सुनने में तो बहुत समझदारी भरा लगता है, पर कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, है ना? यही शायद आत्मविनाश का नियम आता है, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रीन एक कड़वी सच्चाई सामने रखती हैं। अक्सर हमारा सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। हमारे अंदर? कौन? हमारा डर, हमारा शक, हमारी टालमटोल करने की आदत या हमारा अहंकार। ये सब हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, भले ही वो हमारे भले के लिए क्यों ना हो। ग्रीन लिखती हैं, मानव पशु परिवर्तन का विरोध करता है, तब भी जब ये महान पुरस्कारों का वादा करता है। हाँ, ये बात तो सही है। कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल लगता है, तो इस खुद के बनाए जाल से कैसे निकलें? पहला और सबसे जरूरी कदम है पूरी जिम्मेदारी लेना, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी? हाँ, दूसरों को, हालात को या किस्मत को दोष देना बंद करना। जिस पल आप ये मानते हैं कि आपकी आदतें, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपकी मौजूदा स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, उसी पल बदलाव की शक्ति आपके हाथ में आती है। बाहरी चीजों को अपनी अंदरूनी शांति भंग न करने दें। ये अंदरूनी दुनिया की बात हमें एक और गहरे कॉन्सेप्ट पर लाती है, जिसके बारे में ग्रीन बात करते हैं, दमन का नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। और वो शैडो सेल्फ की भी बात करते हैं। ये क्या है? हाँ, शैडो सेल्फ यानी हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम दबाते हैं या छुपाते हैं। हम सबके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं, भावनाएं या पहलू होते हैं जिन्हें हम समाज की नज़र में अच्छा नहीं मानते। जैसे गुस्सा, वासना, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा, जलन, असुरक्षा। ये सब हमारे शैडो या स्याह पक्ष का हिस्सा हो सकते हैं। हम इन्हें दुनिया से और कई बार तो खुद से भी छुपाना चाहते हैं। ग्रीन कहती हैं, हर कोई एक छाया रखता है और ये जितना कम सचेत जीवन में सन्निहित होता है, उतना ही गहरा और सघन होता जाता है। तो क्या ये शैडो बुरी चीज है? क्या हमें इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? ग्रीन का नजरिया इससे अलग है। वो कहती हैं कि जब हम अपनी छाया को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होती, बल्कि वो अनजाने में हमें नियंत्रित करने लगती है। कैसे? ये अचानक गुस्से के फूटने के रूप में बाहर आ सकती है, या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बर्ताव के रूप में, या फिर दूसरों के प्रति बहुत कठोर रवैये के रूप में। लेकिन जब हम अपनी छाया को स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं, तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। अच्छा। ये असल में ऊर्जा का स्रोत भी है। इसमें रचनात्मकता, जुनून और प्रामाणिकता भी छुपी हो सकती है। अपनी कमजोरियों का सामना करके ही आप उन्हें ताकत में बदल सकते हैं। उन्हें समझने से आप ज्यादा पूर्ण इंसान बनते हैं। हमने व्यक्ति के अंदर की दुनिया और आपसी व्यवहार की बात की, लेकिन हम सब समूहों में भी रहते हैं। परिवार, दोस्त, ऑफिस, समाज। क्या ग्रुप में हमारा बर्ताव बदल जाता है? हाँ, निश्चित रूप से बदलता है। ग्रीन समूह गतिशीलता के नियम की बात करती हैं, द लॉ ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स? हाँ,
इंसान सामाजिक प्राणी है और समूह का, ग्रुप का हम पर बहुत गहरा असर होता है। अक्सर समूह में लोग अपनी व्यक्तिगत सोच खो देते हैं और भीड़ की मानसिकता का शिकार हो जाते हैं, जिसे मॉब मेंटालिटी कहते हैं। हाँ, मॉब मेंटालिटी। ग्रीन चेतावनी देती हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समूह अक्सर उन्हें तर्कहीन व्यवहार की ओर ले जाता है। लोग ग्रुप में वो चीजें कर जाते हैं जो वो अकेले कभी नहीं करेंगे। ये तो देखा है कई बार। तो क्या करें? क्या ग्रुप से अलग थलग रहें? नहीं, अलग थलग नहीं। ग्रीन कहती हैं कि एक समूह का हिस्सा बने, सामाजिक रहें, लेकिन अपनी दिमागी आज़ादी बनाए रखें, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाए रखें, भीड़ के साथ बह ना जाएं, अपने मूल्यों और अपनी सोच पर टिके रहें, भले ही वो उस वक्त ग्रुप में लोकप्रिय ना हो। ये मुश्किल है, इसके लिए लगातार जागरूकता चाहिए। असली सवाल यही है कि समूह के प्रभाव और अपनी व्यक्तिगत सोच के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। और अंत में एक ऐसा नियम है जो शायद इन सब पर एक अलग ही रोशनी डालता है। मृत्यु अस्वीकृति का नियम, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। हाँ, ये बहुत पावरफुल नियम है। ग्रीन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय, कभी खत्म न होने वाला टाइम। बिल्कुल। हम मौत की सच्चाई को, अपनी नश्वरता को नजरअंदाज करते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं, कल करेंगे, बाद में देखेंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, बेकार की चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन ग्रीन हमें याद दिलाती हैं, मृत्यु की जागरूकता ही जीवन का स्रोत है। ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना या निराशाजनक लगे, पर असल में ये बहुत ताकत देने वाला विचार है। कैसे? मौत के बारे में सोचने से जीवन का स्रोत कैसे मिलता है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, जब आप गहराई से ये महसूस करते हैं कि आपका समय यहाँ सीमित है, फाइनाइट है, तो हर पल कीमती हो जाता है ना? हाँ, बात तो सही है। आप फालतू चीजों पर वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आपके अंदर एक अर्जेंसी, एक तात्कालिकता आती है, एक स्पष्टता आती है कि क्या वाकई जरूरी है। आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखती हैं, जैसे आपके रिश्ते, नए अनुभव, सीखना, दुनिया में कुछ योगदान देना। मौत का डर हमें जीने से रोक सकता है, लेकिन मौत की जागरूकता हमें पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। वाह! तो इन सभी नियमों को समझने के बाद ऐसा लगता है कि मानव स्वभाव को समझने और उसमें महारत हासिल करने के लिए 3 मुख्य चीजों पर काम करना होगा। हाँ, कौन सी 3 चीजें? पहला, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें काबू करना। दूसरा, अपने अहंकार को पहचानना और उसे सीमित करना। और तीसरा, दूसरों को गहरी सहानुभूति और स्पष्टता से देखना, उनके मुखौटों के पार जाकर। बिल्कुल सही कहा। ग्रीन का सार यही है, दूसरों को समझें, लेकिन उनके द्वारा कभी नियंत्रित ना हो। ये ज्ञान दूसरों को चलाने के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि खुद को आजाद करने के लिए है। जागरूकता से आजादी मिलती है और आजादी से शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति? अपने जीवन को समझदारी, उद्देश्य और शांति के साथ जीने की शक्ति। और आखिर में ये किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये खुद के बारे में है। हाँ, सबसे ज्यादा खुद के बारे में। हमारे अपने डर, हमारी इच्छाएं, हमारे वो दोहराए जाने वाले पैटर्न, हमारी अनदेखी क्षमताएं। हम खुद को जितना बेहतर समझेंगे, उतने ही ज्यादा असरदार, शांत और बुद्धिमान बन पाएंगे। ये तो एक तरह से आत्मखोज का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। बिल्कुल। तो एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या कोई भीड़ की तरह अनजाने में बस प्रतिक्रिया करते हुए जीना चाहता है, या एक महारथी की तरह, एक जागरूक इंसान की तरह जीना चाहता है? चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शायद किसी बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्म जागरूकता में ही छुपी है।